फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ राज्यपाल सीवी आनंद बोस से की मुलाकात। बेघर हुए पीड़ितों की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। फिलहाल कानून के अमल पर कोई अंतरिम रोक नहीं। सॉलिसिटर जनरल को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश। नेशनल हेराल्ड और रॉबर्ट वाड्रा मामले में भाजपा का कांग्रेस पर हमला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि गांधी परिवार पब्लिक संपत्ति को बना लेता है अपना। गौरव भाटिया बोले, नकली गांधी परिवार को देश की नहीं बल्कि अपने दामाद की चिंता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रह्म कुमारी के सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा कि सुरक्षा बलों के त्याग और तपस्या से ही हम हैं सुरक्षित। और दिल्ली के बाद पटना में महागठबंधन का मंथन, चुनावी रणनीति, सीटों का बंटवारा और मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा। भाजपा ने कसा तंज, कहा कि गमंडिया गठबंधन में विश्वास का संकट। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई हिंसा ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस हिंसा में खास तौर पर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया, जिससे राज्य में तनाव बढ़ गया है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। इस दौरान सुकांत मजूमदार ने राज्य में बढ़ती कानून व्यवस्था की समस्याओं और हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा के मामलों पर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया। मजूमदार ने राज्यपाल से केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की ताकि प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित की जा सके। तो वहीं पीड़ितों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही पलायन करने वाले हिंदू परिवारों की जल्द से जल्द सकुशल वापसी की मांग की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जायजा लेने के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मैं खुद वहां की वास्तविकताओं को देखने के लिए जा रहा हूं। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कदम उठाने चाहिए। I am going to the field to see for myself the realities in the field. Only then I'll be able to make up my mind on the future course of action and give reports to whoever is concerned to implement things. I will certainly have an objective view about the matter, and now that the central forces are also there, situation has been brought under control. Now what we should do
is to do the mopping up operation and also take further steps to prevent such instances in future. My field visit is basically meant to understand what has happened in the field and also to make up my mind based on realities of the situation. और इस बीच पीड़ित महिलाएं सुरक्षा का हवाला करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही हैं। हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं महिला लोग, जो हमारा साथ जो हुआ आप नहीं चलेगा ऐसा, जो राष्ट्रपति शासन चाहिए। हम लोग जो राष्ट्रपति महिला है वो दीदी को हम अनुरोध करते हैं, हम लोग को बचा लो। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कर दिए, यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए दीदी, हम लोग को बचा लिया, हमारा इज्जत बचा लीजिए। हम लोग हिंदू है, उन लोग बोला था हिंदू महिला को इज्जत लूट लेंगे, हमको बचा लिए। ममता बनर्जी के हाल ही में बीएसएफ के खिलाफ दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री बीएसएफ के खिलाफ बोल रही हैं क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण करना है। पश्चिम बंगाल में कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। ममता बनर्जी को बंगाल के लोग नकार चुके हैं। मुख्यमंत्री जो सीमाओं पर बीएसएफ रात दिन अपने परिवार को छोड़कर सीमा की रक्षा, मां भारती की सेवा, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा करता है, एक मुख्यमंत्री उसके खिलाफ बोल रही है। यह दुर्भाग्य है। क्यों बोल रही है? तुष्टीकरण। क्यों बोल रही है? एक वोट बैंक। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल के अंदर आम लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, हिंसा क्यों हो रही है, किसी से छुपा है क्या? रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। ये ममता बनर्जी, आपने देश को शर्मसार किया है और आप आपे से बाहर हैं। क्यों? आपको सामने दिख रहा है कि बंगाल के लोग आपको नकार चुके हैं। हरियाणा में लैंड डील को लेकर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई को अगर नकली गांधी परिवार ने अपनी तिजोरी में डाला है तो उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। नेता प्रतिपक्ष खुद राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है। मम्मी सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चौपर घोटाले और नेशनल हेराल्ड में उनका नाम आ रहा है। पिताजी राजीव गांधी जी बोफोर्स में उनका नाम आया है। क्या इस परिवार ने ये कसम खाई हुई है कि हम जहां जाएंगे भारत के नागरिकों को और किसानों को लूटेंगे, उनकी जमीन हड़पेंगे? वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता सरकार पर हमला बोला। गौरव भाटिया ने कहा कि ममता सरकार के नेतृत्व में हुई हिंसा राज्य सरकार की विफलता है। ममता बनर्जी जी ने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली, संविधान का पालन करने की शपथ ली। जब संसद में एक कानून पारित हो गया, राष्ट्रपति ने उसे असेंट दे दी, वो नोटिफाई हो गया, वो देश का कानून हो गया। एक मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकता है कि मैं इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करूंगी? दूसरा, जिस मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवारों के साथ होना था, वो मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए एक बड़ा संदेश दंगाइयों को दे रही थी कि मेरी ममता तुम्हारे लिए है, तुम चिंता ना करो, मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच को लेकर सोनिया और राहुल गांधी पर भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखबार 2008 में छपना बंद हो गया था, ये केस 2013 का है और तब भाजपा सत्ता में नहीं थी, और साथ ही कहा कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 2008 में छपना बंद हो गया था
और उसके बाद ये जो केस है विच हैज फ्रक्टिफाइड नाउ इनटू दिस ईडी एक्शन, ये केस तो it started around 2012 and 13. We were not even present on the scene then. But more important, how is it that by a nominal amount of kitna 50 lakh rupiya, and they acquired assets for 2000 crores, और किस किस्म की वो एंट्री हुई है, पता नहीं डोटॉक्स या क्या कोई एंट्री हुई है वहां पे कलकत्ते से, और आप सेक्शन 8, सेक्शन 25 की बात करते हैं. दिस इज ए ओपन एंड शट केस ऑफ फ्रॉड, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे, और साथ ही कहा कि अब कांग्रेस जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है. Mrs. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi hold 38% each in Young India. भाई साहब 38% into 2 कितने होते हैं? 76. 76% आप होल्ड कर रहे हो. एसेट्स की वैल्यू 2000 या 5000 हो तो वैल्यूएशन डेट पे डिपेंड करता है, और आप कर रहे हो कि अरे वेंडेटा हो गया, अरे वो एजेंसीज यूज हो गई. अरे मेरा तो सवाल ये होता है एजेंसीज पहले क्यों नहीं आई? ये पब्लिक एसेट्स को आप इस तरीके से लाइटली और फिर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप प्रोटेस्ट करवा रहे हो. प्रोटेस्ट शुड बी कैरिड आउट बाय दोस कांग्रेस वर्कर्स अगेंस्ट देयर ओन लीडरशिप व्हिच हैज स्विंडल्ड assets which are now national assets, and they are misleading the public. मध्य प्रदेश में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भोपाल और इंदौर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने इस दौरान दोनों नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की. नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद गुजरात में सियासी माहौल गर्मा गया है. गांधीनगर और अहमदाबाद में भाजपा ने आज कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया. गांधीनगर में शहर के मेयर, भाजपा नगर अध्यक्ष और बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और नेशनल हेराल्ड मामला उसकी पोल खोल रहा है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों ब्राजील के 5 दिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान कृषि मंत्री ने ब्राजील के कारोबारी समुदाय के साथ बैठक की. इस दौरान सोया उत्पादन और कृषि के मशीनीकरण पर चर्चा हुई. साओ पाउलो में शिवराज सिंह चौहान ने खास बातचीत की. हमारे संवाददाता शोभन सक्सेना ने. आपने आज यहाँ के व्यापारी समुदाय के साथ बात की, कैसी बातचीत रही? यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से, जिसमें कई प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन थे, अभियोगों जैसे, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है. भारत और ब्राजील दोनों मित्र राष्ट्र हैं, और जहां तक कृषि का सवाल है, भारत में आज भी 45% जनता खेती के काम में लगी है, और कृषि ब्राजील की अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है. दोनों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. कई क्षेत्रों में पहले से ही काम चल रहा है, लेकिन उस काम को और आगे बढ़ाने की चर्चा हुई. विशेषकर ब्राजील पहले अपनी खाद्य जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर था, लेकिन पिछले दिनों कुछ वर्षों में ब्राजील ने न केवल अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि दुनिया के कई देशों को वो अब निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है. भारत की खेती भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसलिए दोनों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. उनको आज हमने तलाशा. अब जैसे सोयाबीन का उत्पादन यहां बहुत ज्यादा है भारत के मुकाबले,
तो भारत में सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन केवल नहीं, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सर, अन्न सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आजकल दुनिया में। इस क्षेत्र में भारत और ब्राजील कैसे सहयोग कर सकते हैं? कि भारत ने पहले ही कहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है। हम अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए तो चिंतित हैं ही, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है। दुनिया के कई देशों को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत और ब्राजील दोनों मिलकर पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। और इसलिए दोनों में सहयोग होगा, रिसर्च के क्षेत्र में भी, अनुसंधान के क्षेत्र में भी, मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में भी, अच्छे बीज निर्माण के क्षेत्र में भी, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी, इथेनॉल जैसे क्षेत्रों में भी हम पर्यावरण भी बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं, उस पर भी हम आपस में सहयोग करेंगे। तो डीडी इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर सॉलिसिटर जनरल को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। शीर्ष कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी और अधिसूचना के जरिए वक्फ घोषित हो चुकी प्रॉपर्टी को भी अगले आदेश तक डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। इसमें वक्फ बाय यूज संपत्ति भी शामिल है। इस बीच आज की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार को लाखों सुझाव मिले हैं और साथ ही साथ ऐसी शिकायतें भी मिली हैं जिनमें कई पूरे गांव वक्फ घोषित कर दिए गए। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ में भी बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने लखनऊ के केसर बाग इलाके में स्थित नेशनल हेराल्ड के कार्यालय की बिल्डिंग नेहरू मंजिल को अटैच कर दिया है। इस संबंध में बिल्डिंग के गेट पर नोटिस भी चिपका कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम की धारा 5(1) के तहत की गई है। इस नोटिस के जरिए बताया गया है कि ये संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की श्रेणी में आती है, जिसके चलते अब इसे जब्त किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड में लखनऊ के केसरबाग स्थित कार्यालय पर चिपका नोटिस में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर नवनीत राणा के सिग्नेचर हैं। इस पर देखिए हमारे संवाददाता विकास की ये खास रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। लखनऊ में कैसर बाग पर स्थित नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो नोटिस हैं जिनको चस्पा किया गया है। यह मनी लॉन्ड्रिंग की अधिनियम के तहत 5(1) के तहत ये सारे नोटिस चस्पा किए गए हैं। इस बिल्डिंग पर ईडी ने कार्रवाई की है। 11 तारीख को ये नोटिस चस्पा किया गया था। इस बिल्डिंग की लागत लगभग 64 करोड़ बताई जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, जल्द से जल्द इस मामले पर और भी ईडी की कार्रवाई देखने को मिलेंगी। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को केवल संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है और वह भी कम से कम 5 जजों की पीठ द्वारा। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति को कोर्ट द्वारा निर्देशित किया जाएगा।
राष्ट्रपति भारत की सेना की सर्वोच्च कमांडर हैं और केवल वही संविधान की रक्षा, संरक्षण और सुरक्षा की शपथ लेते हैं। फिर उन्हें एक निश्चित समय में निर्णय लेने का आदेश कैसे दिया जा सकता है? If it is judges, their category, FIR cannot be statewide registered. It has to be approved by the concerned in judiciary. But that is not given in the Constitution. Constitution of India has accorded immunity from prosecution only to the Honorable President and the Honorable Governors. So how come a category beyond law has secured this immunity? Because the ill effects of this are being felt in the mind of one and all. और आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के खिलाफ FCRA उल्लंघन का मामला दर्ज किया है और उसी के संबंध में आप पार्टी के नेता के आवास पर तलाशी ली गई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अब चंदाखोर पार्टी बन गई है। सीबीआई ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान जो सबूत मिले थे उसी के आधार पर FCRA उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक और कपिल भारद्वाज के खिलाफ दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी तो चंदाखोर पार्टी है। दुर्गेश पाठक ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के चंदे के पैसे को भी चोरी करने का काम किया है। और अगर जांच एजेंसी काम कर रही है तो इनको एतराज़ क्यों है? लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूं कि 10 तरह की चोरियां, घोटाले इस पार्टी ने किए हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के चंदे को खाने वाले ये चंदाखोर, ये तो लालू यादव से भी ज़्यादा भ्रष्ट निकले हैं। और अभी तो ये जांच एजेंसी तो लगातार काम कर रही है। अभी तो मुझे लगता है एक बार पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, इसमें कितने लोगों का और पेट भरा गया वो चीज़ भी सामने आएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन की बहुप्रतीक्षित बैठक आज पटना में आरंभ हो गई है। आरजेडी की ओर से बुलाई गई ये बैठक उन्हीं के पार्टी कार्यालय में हो रही है। ये बैठक राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जा रही है, जिसमें गठबंधन की चुनावी रणनीति, सीटों का बंटवारा और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर निर्णायक फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में राजद, कांग्रेस, भाकपा माले और वीआईपी जैसे दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में सभी घटक दलों को शामिल कर एक समन्वय समिति बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया है, जिससे चुनावी कार्य योजनाओं में पारदर्शिता और सामूहिकता बनी रहे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया। कचरा निस्तारण को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए कि रोजाना कम से कम 8,000 मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जाए, ताकि अगले 3 से 4 महीने में स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिले। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले महीनों में दिल्ली को कूड़े के ढेर से पूरी तरह से आज़ादी मिल सकेगी। इस मौके पर सिरसा ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर वृक्षारोपण भी किया। और भारत 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इस दौरान देश की जीडीपी विकास दर 6.5% रह सकती है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की विकास दर में तेजी ऐसे समय पर बनी हुई है जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है और दुनिया मंदी के रास्ते पर जा रही है।
UNA की रिपोर्ट में भारत को उन देशों में शामिल किया गया है जो उच्च सरकारी व्यय और मौद्रिक नीति प्रोत्साहन के साथ विकास को गति दे रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में वैश्विक व्यापार में तेजी आंशिक रूप से फ्रंट लोडेड ऑर्डर के कारण आई है। उम्मीद है कि 2025 के बाकी समय में भी यही गति कम हो जाएगी और इसकी वजह नए टैरिफ लागू होना, व्यापार नीति अनिश्चितता पहले से ही व्यवसायों और लंबी अवधि के निर्णयों को प्रभावित कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच विकासशील देशों को मौजूदा व्यापार संबंधों का लाभ उठाना चाहिए और अंतर क्षेत्रीय और दक्षिण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय ढांचे और क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की तलाश करनी चाहिए। बीसीसीआई ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की 1-3 से हार और ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने पर 3 कोचिंग स्टाफ को हटा दिया है। इनमें सहायक कोच अभिषेक नायर के अलावा फील्डिंग कोच टी दिलीप और ट्रेनर सोहम देसाई शामिल हैं। हालांकि बीसीसीआई की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दिलीप और सोहम को भारतीय टीम के साथ 3 साल के ज्यादा समय हो गया है, जबकि अभिषेक नायर 8 महीने पहले ही टीम के साथ जुड़े थे। मीडिया रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि नायर की जगह किसी को नियुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बल्लेबाजी कोच के तौर पर सितांशु कोटक पहले ही टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं दिलीप का नाम सहायक कोच रेयान टैन डेस्काटे देखेंगे और एड्रियन लीरू लेंगे ट्रेनर सोहम देसाई की जगह। ट्रेनर सोहम देसाई की जगह एड्रियन लीरू लेंगे, जो अभी IPL में पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। वे 2008 से 2019 तक KKR की टीम के साथ भी थे। उन्होंने 2002 से 2003 तक टीम इंडिया के साथ भी काम किया। तो हमारे आज के इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अब अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।